सने की पहली स्टोरी हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर आज आई लखनऊ से। यूपी एटीएस के सबसे बड़े एक्शन से जुड़ी हुई है। आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लखनऊ में चलाया गया है। लखनऊ से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जरा सोचिए, 2 आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए गिरफ्तार किए गए लखनऊ में, और इसके बाद यूपी एटीएस ने अलकायदा के 15 अगस्त वाले प्लान पर भी बड़ा खुलासा किया है। इन डिटेल्स को ध्यान से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लखनऊ में यूपी एटीएस का सबसे बड़ा ऑपरेशन, आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 15 अगस्त से पहले सीरियल ब्लास्ट का प्लान। एटीएस के एक्शन से खौफनाक साजिश नाकाम। लखनऊ से आई इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन यूपी की राजधानी में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में चल रहा हो। काकोरी में सुबह 10:30 बजे के करीब इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया था। यहाँ 2 घरों के बाहर एटीएस का जमावड़ा था। हथियारों से लैस यूपी एटीएस के कमांडो घर के बाहर पोजीशन ले चुके थे। यूपी एटीएस की टीम घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। दोनों ही घरों में बड़े पैमाने पर तलाशी चल रही थी। जो मकान जो बगल में है निशी एम्पोरियम जिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यूपी एटीएस की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और करीब 15 सदस्यीय जो टीम है वो यहाँ पर है। दोनों ही रोड जो है ब्लॉक कर दी गई है। दोनों तरफ से किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस पूरे इलाके को खाली कराने के लिए कह दिया गया है। ये जो पूरी जो छापेमारी है ये यूपी एटीएस की टेरर फंडिंग को लेकर है, लेकिन अभी फिलहाल जो संदिग्ध है एक व्यक्ति उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर कमांडो के अलावा बम स्क्वाड दस्ता भी दिखाई दिया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी नजर आई। दोपहर बाद घर के अंदर से बम स्क्वाड की टीम जिंदा बम लेकर बाहर आई और ये बम देखकर इलाके के लोगों के ही नहीं पूरे राज्य के होश उड़ गए। आतंकी कनेक्शन जो है वो अब इसमें सामने निकल के आने लगा है। इसके साथ साथ घर के अंदर 2 प्रेशर कुकर मिले हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक था जिसको लेकर बम स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया था। इन सब के बारे में जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के बाद जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि काकोरी के 2 घरों में यूपी एटीएस का यह ऑपरेशन करीब 6 घंटे तक चला। इनमें से एक घर आतंकवादी शाहिद का ठिकाना था। माना जा रहा है कि इसी घर में यूपी को दहलाने की बड़ी प्लानिंग चल रही थी। यूपी एटीएस ने इस साजिश में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक का नाम मसीरुद्दीन है जबकि दूसरे का नाम मिनहाज अहमद। ये दोनों ही आतंकवादी अलकायदा से जुड़े हैं। अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद के आतंकवादी हैं। इसका बड़ा मतलब आप ये समझिए कि आतंकवादी संगठन अलकायदा यूपी में बड़े हमलों की फिराक में था और यूपी एटीएस के मुताबिक अलकायदा इन आतंकवादियों के जरिए 15 अगस्त से ठीक पहले यूपी के कई बड़े शहरों में सीरियल धमाके का प्लान बना चुका था। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तलाशी के दौरान मिनहाज अहमद के घर से जिंदा बम बरामद हुआ तो वहीं आतंकी मसीरुद्दीन के पास से प्रेशर कुकर बम मिला। विस्फोटकों के अलावा दोनों ही घरों से हथियार भी मिले। अब सुनिए इस आतंकी साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और वो है अलकायदा की साजिश का पाकिस्तान कनेक्शन। अलकायदा के यूपी मॉड्यूल का सरगना है उमर हलमंदी। उमर हलमंदी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पेशावर और क्वेटा से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। उमर हलमंदी भारत में अलकायदा के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम करता है। यूपी में धमाके की साजिश भी इसी आतंकी हलमंदी ने पाकिस्तान से बैठकर रची। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती,
तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। यूपीएटीएस ने जानकारी दी है कि वो इन आतंकियों को एक हफ्ते से ट्रेस कर रही थी। इस साजिश में अलकायदा के सिर्फ 2 आतंकी ही शामिल नहीं हैं। इस गिरोह में कानपुर के रहने वाले कुछ आतंकी भी शामिल हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए एटीएस की टीमें एक्शन में आ चुकी हैं। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। और हमारी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से को बढ़ाते हुए आपको ये बता दें कि इस वक्त जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यूपीएटीएस की छापेमारी कानपुर में चल रही है। और आज देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के खिलाफ कार्रवाई वाला रविवार रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, कोलकाता तक एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की और टेरर फंडिंग मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली ड्रग्स केस में सिंडिकेट के तार के खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े होने का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिसके डिटेल्स हमने आपको पहुंचाए। खुफिया सूत्रों ने यूपी बिहार की यात्री ट्रेन पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की और कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और ये 5 तस्वीरें ही वजह कि हम कह रहे हैं ये रविवार आतंक के खिलाफ कार्रवाई वाला रविवार रहा है। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में आपको आतंकवादियों के इंटरनेशनल गठबंधन के बारे में हम बताएंगे। जी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी यह है कि अफगानिस्तान में फोर्सेस पर हमले के लिए, ध्यान से सुनिएगा, तालिबान और लश्कर दोनों ने हाथ मिला लिया है। इस वक्त तालिबान की मदद के लिए 1-2 नहीं बल्कि 8000 लश्कर आतंकवादी अफगानिस्तान में एक्टिव हैं। और ये खतरा सिर्फ अफगानिस्तान की शांति सुरक्षा पर नहीं मंडरा रहा, बल्कि अफगानिस्तान में इस टेरर गठबंधन से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की चिंता भी बढ़ी है। अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी, लश्कर जैश का तालिबान से इंटरनेशनल गठबंधन, आतंकियों के टेरर गठबंधन पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले अब और तेज हो गए। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 80% से अधिक हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है। इस बीच बादगी इस राज्य में अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच हुई भीषण लड़ाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अफगानिस्तान की फोर्सेस के सामने अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या वो सिर्फ तालिबान से ही लड़ाई लड़ रही है या फिर तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी जंग लड़ रही है। जी न्यूज को सूत्रों से पक्की जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने के लिए लश्कर और जैश के आतंकवादी भी इस वक्त मौजूद हैं। और इनमें अकेले लश्कर के आतंकवादियों की बात करें तो इनकी संख्या 1-2 हजार नहीं बल्कि 8000 के करीब है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटते ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में आतंकियों के मूवमेंट अफगानिस्तान की तरफ देखे जा रहे हैं। लश्कर और जैश के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर के अफगानी सुरक्षा बलों पर बड़े हमले कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ के कैंपों में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकवादी अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों के खिलाफ तालिबान की मदद के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से लश्कर आतंकवादियों को सलाहकार और कमांडर के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं अफगानिस्तान में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के 200 आतंकवादियों में से 5 से 6 आतंकी आत्मघाती हमलावर भी हैं। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वालों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में अफगानी सुरक्षा बलों ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को लश्कर और जैश के टेरर कैंपों से पकड़ा है
उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में हमले के लिए उन्हें आईएसआई से निर्देश मिलते हैं। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन लोगों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद से दोस्ती इस तरह की है कि वो कभी रंग नहीं लाती। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ तालिबान के इस गठबंधन की नींव पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर रखी है। आईएसआई और पाक फौज मिलकर तालिबान के लिए पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं और ये खतरा जितना अफगानिस्तान के लिए बड़ा है उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि इसके बाद इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान की मदद जम्मू कश्मीर में ले। लश्कर, जैश और तालिबान तीनों मिलकर नए सिरे से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करें। हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा का चीफ है, वो समय समय पे भारत को धमकियां दिया करता था कि जब यूएस और नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगी तो वो तालिबान के जो आतंकी हैं उनको कश्मीर की तरफ ले आएगा। जाहिर है कि इस तरीके से तालिबान की मदद करके ये जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन हैं बाद में तालिबान से कश्मीर के फ्रंट पे भी मदद मांग सकते हैं और ये निसंदेह भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। अफगानिस्तान में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है भारत की उस पर पैनी नजर है। भारत बहुत बारीकी से अफगानिस्तान में हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence and if you have to see peace within Afghanistan and around Afghanistan, that's important for India and Russia to work together. सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भारत के 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों ने कंधार का दूतावास खाली कर दिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, यानी दिन ब दिन अफगानिस्तान की स्थिति बदतर होती जा रही है और अब वहां पर आतंकवादियों के टेरर गठबंधन के खुलासे के बाद अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी और अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर योगी स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। योगी सरकार ने कल जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट जारी किया था। आज अगले 10 साल की जनसंख्या नीति जारी की है। सबसे पहले आपको जनसंख्या नीति की बड़ी बातें बताते हैं। इसके बाद इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की सियासत हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या नीति 2021 के मुताबिक जन्म दर 2.9% से 2.1% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार नियोजन पर लगातार कार्यक्रम चलेंगे। 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने की कोशिश रहेगी। गर्भ निरोधक उपाय अब आसानी से उपलब्ध होंगे। सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था देने की भी कोशिश की जाएगी। शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के प्रयास किए जाएंगे। नपुंसकता और बांझपन पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। 11 से 19 साल के बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। सभी स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी, इसे सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, स्वास्थ्य पर फोकस के तौर पर देखिए। मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। यूपी में जनसंख्या विस्फोट पर योगी की चोट। योगी मॉडल से यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल। पहले इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है। इसके बाद इस मुद्दे पर हो रही सियासत की भी बात करेंगे। तो यूपी से बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में रविवार को जनसंख्या नीति 2021 जारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये पॉलिसी जारी की। इसके साथ ही योगी ने बढ़ती जनसंख्या के नुकसान भी गिनाए। उन्होंने कहा, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। बढ़ती जनसंख्या से गरीबी बढ़ती है। जनसंख्या पर नियंत्रण से ही उन्नति संभव है। बढ़ती आबादी असमानता की भी जड़ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे,
तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि जनसंख्या नीति में सभी का ख्याल रखा गया है। 2018 से जनसंख्या नीति पर काम चल रहा है। हर वर्ग को जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए अभी और प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब पार्टियां दल हित से ऊपर उठकर सोचेंगी। जनता इस मुद्दे पर गंभीरता को समझेगी। देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि इस गंभीर विषय पर भी कांग्रेस पार्टी ने सियासत की। कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं। इस तरह के भोंडे बयान और इस तरह के बेहुदा बयान जो है वो कतई जो है वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। किसी एक धर्म में किसी जाति के लिए थोड़ी हो रहा है। कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मुद्दे पर राजनीति की। जनसंख्या नीति 2021 को चुनावी रंग दे दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? जनसंख्या नीति 2021 का विरोध करने वाले नेताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वो यूपी में बढ़ती जनसंख्या के कारण जनता को होने वाली परेशानियों से परिचित नहीं है? क्या उन्हें ये बात मालूम नहीं कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में भारत आबादी के मामले में चीन को पार कर जाएगा, और अगर यूपी भारत से अलग होता तो आज दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। बात सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। बढ़ती जनसंख्या का देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर भारत की जनसंख्या कम होती तो भारत दुनिया की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होता। भारत में साक्षरता दर 100% तक होती। भारत में गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग ना होते। भारत का जनसंख्या घनत्व 416 प्रति वर्ग किलोमीटर ना होता। भारत की सालाना आय 1,35,000 से ज्यादा होती। भारत की बड़ी आबादी के पास रोजगार होता और भारत की विकास दर 10% से ऊपर होती। लेकिन इन सब बातों की अनदेखी करके कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देख रही है। और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध किया है। वो ये कह रहे हैं कि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही वो कहते हैं कि बच्चों को जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे अच्छा तो यही हो कि शादियों पर ही रोक लगा दी जाए, ताकि शादी भी नहीं होंगी और बच्चे भी नहीं होंगे। इस कानून को वो बीजेपी का चुनावी प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। अगर अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पास हो जाएंगे। वो रूह है जो अल्लाह ने पैदा की है वो आनी जरूरी है। माइसाने की चौथी स्टोरी दुनिया के मौसम से जुड़ी है। चीन से लेकर अमेरिका तक बेरहम मौसम से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बारिश और बाढ़ से कोहराम है तो अमेरिका में गर्मी और सूखे की तस्वीरें सुपर पावर की चिंता बढ़ा रही है। चीन में बाढ़ से तबाही, सड़क पर समंदर जैसा मंजर, बड़ी बड़ी इमारतों की पहली मंजिल पानी में समाई, कई गाड़ियां पानी की तेज धारा में बहती चली गईं। भारी बारिश के बाद बाझोंग शहर में तबाही, चीन के सिचुआन प्रांत में हालात बदतर। बाढ़ के कारण अब तक 21,000 लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से 200 घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। 4500 एकड़ की खेती भी बर्बाद हो गई है। चीन में बाढ़ से हाहाकार है तो अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सूखे से सुपर पावर पसीना पसीना है। हम आपको अमेरिका में प्रचंड गर्मी की खबर बताएंगे। उससे पहले कैलिफोर्निया से आई आग की ये तस्वीर देखिए। क्लेमेथ नेशनल फॉरेस्ट में भीषण आग, जंगल के बीचों बीच दिखा आग का बवंडर। जानकारी मिली है कि इस भीषण आग से फॉरेस्ट के 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।
ये आग इसलिए लगी क्योंकि इस साल अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में शुक्रवार को रिकॉर्ड 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं इस हफ्ते कैलिफोर्निया से लेकर नेवाडा और एरिजोना तक 40 डिग्री से अधिक तापमान रहने की संभावना है। लेकिन सिर्फ गर्मी ही नहीं, अमेरिका सूखे से भी हलकान है। सल्टन इलाके में गर्म हवाएं चल रही हैं। यहां हरियाली का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में सूखा पड़ने लगा है। अब आपको हम दिखाएंगे केंद्र सरकार में महिला शक्ति से जुड़ी हुई एक अच्छी तस्वीर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार में शामिल महिला मंत्रियों को टी पार्टी दी, चाय पार्टी दी गई। ये दूसरा मौका जब मोदी सरकार में शामिल महिला मंत्री एक साथ नजर आई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कैबिनेट विस्तार के दिन भी निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दूसरी महिला मंत्रियों के साथ तस्वीर उनकी आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.